देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। संसद में आज खूब हंगामा बरपा रहा क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर दिया। हम भी इसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन फिर क्या था? बीजेपी आग बबूला हो गई। संसद में न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि अधीर रंजन की माफी को नाकाफी बताते हुए सोनिया गांधी से माफी की मांग की। हमारे नेता चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, उनकी जबान अक्सर फिसलती है और हंगामा बढ़ता देख वो लोग माफी मांग लेते हैं। किसी को इसका सियासी फायदा मिल जाता है तो किसी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। खैर, संसद में हंगामे के कारण संसदीय कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। हंगामे की वजह से रोजाना करीब 2 करोड़ रुपए जनता का बर्बाद होता है। महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। रुपया डॉलर के मुकाबले 80 के पार है। इस बीच संसद में केंद्र सरकार ने बताया कि उससे पिछले 8 साल में कोई 8 लाख नौकरियों का सृजन किया, जबकि 20 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया था। सोचिए, 20 करोड़ में 8 लाख रोजगार। अब ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष की तरफ से उठाए गए मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, गिरते हुए रुपए की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है और संसद में जबरन बेतुके अनर्गल बयानबाजी को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है और इसको लेकर संसद से सड़क तक सियासी वार और पलटवार तेज हो जाता है। लेकिन हमारे देश में जो युवा आज रोजगार के लिए परेशान है, आम नागरिक महंगाई से परेशान है, उनके मुद्दों को कौन उठाएगा? देश में बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझ रही जनता की कौन सुनेगा? आखिर कौन करेगा देश की बात? आज इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद हरिकेश बहादुर जी। उनका इस चर्चा में स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और लेखक सुदेश वर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सुदेश वर्मा जी, जिस तरह से संसद में अधीर रंजन के बयान को लेकर हंगामा हुआ है, उसको लेकर के अधीर रंजन ने माफी भी मांगी, लेकिन जिस तरह से संसद आज स्थगित कर दी गई, वहां पर हंगामा किया गया, ये सिर्फ क्या बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? देखिए, अधीर रंजन जी ने माफी नहीं मांगी, पूरे कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अधीर रंजन जी जो है वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन सर, उनका एक उन्होंने होता कहा था है। कि ये एक चूक है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। उन्होंने नहीं, मैं राष्ट्रपति से मांग मिलने के लूंगा। लिए वक्त भी मांगा माफी है। नहीं मांगा, उसका इंतजार है। माफी का तो डिमांड है हम लोगों का। और देखिए, आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव के वक्त भी विपक्ष की तरफ से बहुत से ऐसे बयान आए जो सही नहीं थे। उनके कॉम्पिटेंस पर क्वेश्चन किया गया, उनके बैकग्राउंड पर क्वेश्चन किया गया, और ये उसकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये जानकर इंसल्ट करने का एक प्रयास था, ऐसा हमारा मानना है। अगर हम थिक स्किन नहीं हैं और हम सेंसिटिव हैं महिलाओं के मामले में, तो निश्चित ही हमारी तरफ से लोग ये बात को उठाएंगे, गुस्सा भी जाहिर करेंगे। और बहुत अच्छा होगा कि कांग्रेस पब्लिकली माफी मांग ले। ये तो बहुत छोटा सा डिमांड है। फिर डिफेंड क्यों किया जा रहा है अधीर रंजन जी को कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, नहीं ऐसा वो नहीं करना चाहते थे? खुलेआम बोलना चाहिए ना, इतनी बात हो गई उसके बाद। लेकिन सर, जिसने ये बात बोली है वही तो माफी मांगेगा, उसके लिए सोनिया जी को क्यों बीच में लाया जा रहा है? नहीं, क्योंकि जब वो बोल रहे थे, आपको पता है, किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति उठकर नहीं बताया कि तुम गलत बोल रहे हो। अगर कोई व्यक्ति ये गलत बोलता है, मान लीजिए आप गलत बोल रही हैं, तो आपके जो कलीग्स है वो बताएंगे नहीं ये गलत बोल रहे हो। ये तकाजा है मोरालिटी का, जो बोलना चाहिए था, तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं अगर आप उसका समर्थन कर देते हैं तो। और मैं जैसा बताया, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बोला गया और कांग्रेस के वो नेता है, तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी ने भी इंडोर्स किया था, वो क्यों नहीं उठ के खड़ी हुई? ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का। इतने सालों से वो इस देश में, उनको प्रत्येक चीज मालूम है। और वो नहीं तो बाकी कोई कांग्रेस का नेता जो समझता था हिंदी को, और इस माइन्यूट डिटेल्स के डिफरेंसेस को समझ सकता, वो भी बता सकता था। किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। ये बात चली गई होती अगर ये मीडिया में नहीं आती तो। जी हरिकेश जी, किस तरह की सियासत हो रही है? देखिए, सियासत ये जो हो रही है, ये सारा जो देश की मूल समस्याएं हैं उनसे समाज का पूरा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के तमाम सवाल बीजेपी के नेता हमेशा खड़ा करते रहते हैं। इसलिए यह भी एक मुद्दा इनको मिल गया। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता है, तो उनकी हैसियत खुद ही बहुत बड़ी है, क्योंकि
किसी भी पार्टी का जो नेता होगा लोकसभा में, तो पदेन ही उसकी हैसियत बड़ी होती है। अगर मान लीजिए उन्होंने ये बात सब बोला, जो कि हम भी कहते हैं नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनसे चूक हो गई, गलती से शब्द निकल गया, तो उसको इतना तूल देने का कोई मतलब होता नहीं। क्योंकि अगर वो माफी मांग रहा है वो व्यक्ति, तो इसका मतलब कोई एक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेले की बात वो नहीं है। वो बीइंग द लीडर, पूरे पार्टी का लीडर होने के नाते वो आदमी अगर माफी मांग रहा है तो उसकी माफी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो जानबूझ करके ये सवाल खड़ा किया गया है ताकि हंगामा हो। दूसरे अगर हंगामा करते हैं तो उस पर तो भाजपा के लोग कहते हैं कि बहुत बुरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो LIC का कुछ शेयर बेचने की बात आई थी। मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। पूरे 1 महीने तक पार्लियामेंट को बीजेपी के लोगों ने चलने नहीं दिया था, और वो चीज पता नहीं क्यों किसी ने बात कही नहीं। हमेशा ये लोग हंगामा करते रहे और उसको जस्टिफाई करते रहे। एक बार अरुण जेटली जी ने और एक बार सुषमा जी, वो लोग हैं नहीं, लेकिन उन लोगों की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने, हमने बल्कि एक ट्वीट भी किया है उस सिलसिले में, तो अगर हमारा ट्वीट वो आप पढ़िए, 1-2 दिन पहले मैंने किया। उसमें मैंने कहा कि उन लोगों ने कहा कि कई बार जो हंगामा होता है वो पार्लियामेंट्री एक्टिविटी का पार्ट उसको माना जाना चाहिए। उस हंगामे को इतना गलत नहीं समझना चाहिए। तो जब विपक्ष ने कुछ जनता के सवालों के लिए बात उठाई थी तो उसको तो कहा गया कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, और तरह तरह की बातें की गई, और किस तरह से संसद नहीं चली सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। लेकिन उसको अगर ये मानते हैं कि हंगामा है, तो उस हंगामे के लिए आखिर क्या करना चाहते हैं? जो इशू उठाया जा रहा है अगर आप उस पर बहस करा देंगे तो हंगामा नहीं होगा। लेकिन आपने तमाम लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये सारी चीजें जो कुछ हो रही है पार्लियामेंट में, वो क्या हो रहा है, इससे देश का कितना फायदा हो रहा है, सभी लोग समझ रहे हैं। तो अगर जी आप विपक्ष के हंगामे को हंगामा मानते हैं तो इस बात को लेकर के आज बीजेपी के लोगों ने जो सब लेकिन किया सर पक्ष वो भी तो हंगामा हंगामा है कर कि रहा नहीं? था। पिछले दिनों आपने देखा कि ईडी ने जिस तरह से पूछताछ की है सोनिया गांधी से और राहुल गांधी जी से, तो उसको लेकर के विपक्ष ने भी हंगामा देखिए, किया जहां था। तक उससे ईडी संसद का स्थगित होती है। ईडी का जहां तक सवाल है, ईडी तो इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ पूछताछ कर रही है, और उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है पूरा देश इसको देख रहा है और जान रहा है, सब कुछ समझ रहा है। लेकिन किसी सर से भी पूछताछ, अखिलेश जी, किसी से भी, संसद जो एक मिनट, चलती है, एक अखिलेश एक जी, मिनट एक मिनट जी जी हमारी बात बोल सुनिए। अगर जी किसी से पूछताछ कर रहे हैं किसी सवाल पर तो ठीक है, पूछताछ करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक विंडिक्टिव हो करके अगर सरकार के इनिशिएटिव पर कोई एजेंसी इस तरह का काम करती है तब जरूर ये सवाल खड़ा होता है। अदरवाइज अगर किसी ने कोई गलती की है तो जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज हैं, वो अपना काम करेंगी, उन्हें करना भी चाहिए, उसका कोई आपत्ति लेकिन नहीं सर कांग्रेस ने है। सड़क से लेके लेकिन आम संसद तौर से तक लेकिन आम तौर पूरी से दिल्ली को देखा जा घेर रहा लिया, है, पूरे देश में हंगामा हुआ, उससे तो नहीं अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है देश की। नहीं तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो हंगामा केवल ईडी की पूछताछ को लेकर के नहीं था। उसमें बार बार ये कहा गया कि महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, देश में तरह तरह की जो अराजक स्थितियां पैदा हो रही उन सवालों को लेकर के ये बात की जा रही है। उसमें ईडी का दुरुपयोग चूंकि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आमतौर से हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जी हमारे उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काफी पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दिया, बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस भी लिया, लेकिन ये बातें सारी आ गई। तो सवाल है कि अगर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ तो उसके लिए कोई ये सरकारी एजेंसी कोई जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? एक मिनिस्टर खुद ये आरोप लगा रहा है, लेकिन सुदेश जी, उस पर कोई, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जितने भ्रष्ट लोग हैं वो केवल विरोधी दलों में हैं, जी और सुदेश जी, भाजपा में आपका इस पर सारे क्या पाक कहना है? साग दूध के जी धुले हुए गंगा नहाए हुए लोग बैठे हैं। मैं एक बार समझ गया। गडकरी जी ने, एक बात और बता दूं आपको, गडकरी जी का मैंने खुद बयान सुना। जब चुनाव बंगाल का हो रहा था तो जा रहे थे, एक चैनल का के एंकर उनके साथ थे, उन्होंने उनसे पूछा
कि ये लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है ये आपकी पार्टी में आ गए और इनकी जांच आप नहीं कर हो रही है। तो उन्होंने कहा जो हमारी पार्टी में आ जाते हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। हमारी पार्टी में कोई भी भ्रष्ट आदमी भी अगर आएगा तो उसको स्वच्छ समझ लीजिए को स्वच्छ हो गया। और बाद में सुदेश जी, हुआ क्या कि वो एक मिनिस्टर, वो जो पहले रेल मंत्री रह चुके हैं टीएमसी के, वो इस पार्टी में आए। उनके खिलाफ वो नारदा सारदा कई तरह के घोटालों थे, उसमें से कुछ जी घोटाले पर उनकी भी जांच हो रही थी। वो जब पार्टी में आ गया बीजेपी में, तो उसके बाद वो सारी जांच वांच बंद हो गई या उनको क्लीन चिट दे दिया गया। क्या हुआ, वो फिर वापस टीएमसी में चले गए। सुदेश जी, आपका क्या मुकुल कहना राय। है? तो ये सारी चीजें ये लोग जो कर रहे हैं इतना विजिबल है, इतना साफ है, भैया आप इनको मौका क्यों दे नहीं तब ना खड़ा मैं कर जवाब रहा? दूं। जी सर, उनको भी सुन लीजिए, उनको भी जवाब देने दीजिए। जी जी, देखिए ऐसा है ना कि मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ठीक कर देता हूँ, क्योंकि जब किसी चीज को कॉन्टेक्स्ट से आप उठा के बात करते हैं तो चीजें भ्रमित होती हैं। एक तो आज का मुद्दा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात नहीं है, डिसरप्शन नहीं है। जी आज बेसिकली एक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट जो उन्होंने जी दिया, और उन्हें पता था कि वो गलत किए हैं और वो सोच रहे थे कि ये बाहर नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। वो खोजे भी कि किस मीडिया ने ऐसा लिया था, तो एहसास हुआ था। लेकिन एहसास होना या बोलना की गलती हो गई और माफी मांगना दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। और आपने एक बहुत बड़े ओहदे, राष्ट्रपति के पद का इंसल्ट किया है, ऐसा पूरा देश मान रहा है। तो इसमें आपको लार्ज हार्टेड होना चाहिए। इसमें क्या है, कांग्रेस को बोलना चाहिए ये बात, क्योंकि ऐसा तो नहीं, अधीर रंजन सिंह जी जो है आज के तो है नहीं, चौधरी जी बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है। और ये शब्द पता है लोगों को कैसे एड्रेस किया जाता है राष्ट्रपति महोदया को, इजंट इट? तो आप ये सोचिए, इसको कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए। आपने पार्लियामेंट्री डिसरप्शन को जस्टिफाई किया। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ला देता हूँ कि बार बार ये चीज कोट किया जाता है, और एज ए जर्नलिस्ट भी आप इस चीज को समझेंगे कि देखिए, जब अरुण जेटली जी ने और सुषमा स्वराज जी ने कुछ कहा था, वो एक कॉन्टेक्स्ट में था। वैसा एक्सटेंट ऑफ करप्शन कंट्री ने कभी नहीं देखा था। एक कैग रिपोर्ट आया था, एक्सपोज किया था, उसके बाद हुआ था। ये फिक्शन पर नहीं हुआ था कि हमने सोच लिया कि राफेल डील में कुछ गड़बड़ हुआ है तो हम पार्लियामेंट को डिसरप्ट नहीं होने देंगे। हमने सोच लिया कि ईडी जो किया जा रहा है वो चूंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है तो हम डिसरप्ट करेंगे पार्लियामेंट को, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था, मनगढ़ंत चीज नहीं थी, ये फैक्ट आया था, उस पर बोला गया था। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, बताइए ना क्या हुआ है। मोदी सरकार को आपने क्या करप्शन में पकड़ लिया? मोदी सरकार ने कुछ गलत किया हो, आप उसको लेकिन डिबेट ही सर, नहीं जिस करना तरह से चाहते। एमपीज की खरीद देखिए, फरोख्त चलती है देश में, जिस तरह से लगातार सियासत चल रही है, उससे तो मुद्दे, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो तो भटक जाते हैं ना। हम तो चाहते हैं, अखिलेश देखिए जी, जिस तरह से अधीर रंजन जी ने आज बयान दिया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? उसपे जो आज पॉलिटिक्स हुई है पूरे दिन, जो मेन मुद्दे थे उनको कहीं दबा दिया गया, आज पूरे दिन संसद में इसी पर बहस चली है। मुझ नहीं, अधीर जी का जो भी बयान था वो तो गलत बयान है। हालांकि वो जी किस कंटेस्ट में वो बोल गए हैं, या बोलने के क्रम में बहुत सारी बातें आदमी भूल जाता है। हालांकि उन्होंने माफी मांगी है, क्लियर माफी मांगी है। अब हमारे साथी जो है सुदेश जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है। ये सब देखिए, जो भी हो रहा है देश में और संसद में और संसद के बाहर, वो सब एक समझिए कि प्रपंच है। ये राजनीतिक प्रपंच इसको कहा जाता है। तो सुदेश जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और एक बहुत बेहतर पत्रकार है। ये पत्रकारिता के नाते से देखेंगे तो उनका बयान कुछ और होगा अगर बगल में बात किया जाए तो। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक मंच पर है तो उनकी बात और पार्टी की बात उनका रखना अपना फर्ज बनता है। और मैं चूंकि उनको न कंडेम करता हूं न उनकी बात को मैं ये करता हूं, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। सर बोल रहे थे हरिकेश जी, इस देश में सुदेश जी से ही पूछा जाए, उन्होंने कई रिपोर्ट भी इस तरह की है जब पत्रकारिता में सक्रिय थे। भ्रष्टाचार क्या है, या जो मुंह से जो बोली जाती है, बातें कही जाती है, इस संसद के प्रक्रिया में बहुत साल कवर किए हैं वो। ऐसे सैकड़ों नेता मिल जाएंगे जो बोलने के क्रम में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। इसी संसद में क्रिमिनलाइजेशन को लेकर जब हंगामा होता था तो किस पार्टी के लोगों का नाम लिया जाए, सारे लोग तलवार भांज रहे थे वहां पर। और दूसरी चीजें ये है कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी या सपा या तमाम पार्टी का मामला नहीं है। मामला ये बनता है कि संसद जा कहाँ रहा। इसलिए मैं जी इसको सर। बोलता हूँ कि ये प्रपंच है, टोटल का टोटल प्रपंच है। और इस प्रपंच का जड़ क्या है, प्रपंच क्या है, हमारे सुदेश भाई अच्छी तरह से जानते हैं इसको। दूसरी चीज ये है कि संसद में अधीर रंजन क्या बोल गए,
वो या उसको जो है रास्ते में उन्होंने किस तरह से घेरा, सोनिया जी को, क्या नाम है ये, ईरानी जी, स्मृति मैडम। स्मृति ईरानी अब जी सबसे बड़ी बात है कि स्मृति मैडम क्या बोलती है, वो खुद एक मामले में भी फंसी हुई है उनकी जी बच्ची को लेकर। जी जी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये सब राजनीतिक प्रपंच है। जी। लेकिन और सर, जिस तरह प्रपंच से में फंसी संसद का एक दिन का खर्च जो है वो 2 से 2.5 करोड़ होता है, वो मैडम जनता उस की पर जेब मत से आता है। जाइए, मैडम उस पर लेकिन मत सर जाइए। जो 2 करोड़ या 5 करोड़, इस देश में तो डेली हजारों करोड़ रुपए खर्च होते जी, हैं, लेकिन लेकिन जनता के पक्ष मुद्दे और पर विपक्ष कौन दोनों सी ही बातें जनता के होती है। मुद्दों को नहीं सुनते हैं, वो अलग ही मोड़ दे देते तो हैं इन जनता मुद्दों का को। तो मुद्दा ये है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, बेरोजगारी, शिक्षा, पढ़ाई बेरोजगारी, लिखाई, जी इसी बारे में मैं बेहतर आपसे पूछ जिंदगी रही हो। हमारी हूँ। जी सरकार जो है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सुदेश जी ही जवाब देंगे बेहतर कि केंद्र सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हम मान गए, लेकिन क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें चल रही हो वो भी भ्रष्ट नहीं है? तो भ्रष्ट नहीं है तो ये करप्शन कहाँ हो रहा है? तो केवल जो है जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहीं पर करप्शन है। ये सब गलत चीजें हैं, ये इसी को कहते हैं राजनीतिक प्रपंच। इसीलिए कभी कभी लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सारे झंझट का जड़ क्या हुआ, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मसला खड़ा हुआ। उसी बीच जी में उससे पहले से ही सोनिया जी का ईडी से वो चल रहा था, वो सारे जी टैग हो गए एक दूसरे में आकर। अब वो कांग्रेस की जो पूरी लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई तो ईडी को लेकर है, लेकिन अब समझिए कि वो दिखाई पड़ रहा है कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। सच्चाई ये है कि कोई भी पार्टी जनता का जो मूल मुद्दा है उस पर न लड़ना चाहता है न बोलना चाहता है, क्योंकि वहां पर वोट बैंक नहीं है। वोट जी बैंक है जाति पर, वोट बैंक जी है जाति को लेकर, वोट बैंक है धर्म को लेकर, वोट बैंक है बांटो और खाओ। तो जी सवाल ये है कि मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहने से कोई फायदा होता नहीं। बोलते बोलते एक ही बात को कितना बार बोलिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि महंगाई और बेरोजगारी जो आज का सबसे महत्वपूर्ण मसला है, आपके ये चैनल इस डिबेट का नहीं पर उस देश का, इस पर बात होनी चाहिए। किसने क्या बयान दिया उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी अभी आपके उठेंगे फिर हम गलबहियां करके आगे चलते रहेंगे, जी इसका जी कोई मतलब ही नहीं बनता है। और सुदेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। जी जी सुदेश जी। सुदेश जी 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 सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। शायद, हाँ जी, आ रही जी होगी अभी। जी जी देखिए, इन्होंने बहुत, अखिलेश अखिल जी ने बोला, मेरे अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ काम किए हैं। लेकिन देखिए, इतने हल्के में मुद्दों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक आदिवासी तबके से एक महिला उठकर आती है, पहले बार पूरे भारत की राष्ट्रपति बनती हैं, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, और जिस तरह का कैंपेन उनके खिलाफ हुआ, हम लोगों ने हमेशा उनके डिफेंस में हम खड़े रहे। तो ये एक सोच को दिखाता है, विपक्ष के सोच को दिखाता है। और उस कैंपेन के बाद भी विपक्ष के किसी व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी कि नहीं, हमसे गलत हुआ इनके असेसमेंट में। वो गवर्नर थी, वो मंत्री रह चुकी स्टेट में, वो शिक्षाविद रह चुकी, उसके बाद भी इतना प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। एक ऐसे तबके से लोग उठकर आते हैं, तो ऐसा जब शब्द का प्रयोग होता है ना, तो ये हर्ट करता है। और ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिए। एक बार बोला गया था, पूर्वी जी याद होगा, कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। एक लेकिन सर, वो रिस्पॉन्सिबल गलत वे पॉलिटिशियन में लिया गया था वो स्टेटमेंट भी, अगर आपको याद हो तो। नहीं, अधीर नहीं, वो रंजन जी, स्टेटमेंट नहीं, अधीर रंजन जी ने अगर इतना गलत किया है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं। देखिए, एफआईआर लॉन्च हुआ है, और मुझे लगता है कि अधीर रंजन के ऊपर है कि खुलेआम माफी मांगे, क्या दिक्कत है? एक लेकिन ओहदा सर, बढ़ेगा, उन्होंने कहा है माफी इस मांगने बात से के कोई लिए छोटा कि नहीं वो होता है। राष्ट्रपति से वक्त मांग रहे हैं, उनसे माफी मांगेंगे, लेकिन माफी वो मांगने के लिए बीजेपी से वक्त माफी नहीं चाहिए। मांगी। देखिए देखिए रवि जी, यही लेकिन राजनीति सर है। देखिए, मेरा मुद्दा माफी आज मांगने के लिए आपको बेरोजगारी है, वक्त मेरा चाहिए। मुद्दा है। इंसल्ट करने के लिए तो आपने नहीं वक्त मांगा था, नहीं नहीं आपने नहीं मीडिया में नहीं नहीं स्टेटमेंट दे सर, दिया था, तो स्टेटमेंट दे दीजिए खुलेआम। और दूसरा जो लेकिन मुद्दा उठाया अखिल जी ने, उस पर मैं बोलूंगा, करप्शन का मुद्दा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। देखिए, हमारे देश में क्या एक पॉलिसी है, पॉलिसी ये है कि आप ईमानदार हैं जब तक आप करप्ट न प्रूव किए जाए। दूसरा नहीं है कि आप करप्ट है जब तक आप अपनी ईमानदारी साबित न करें, ऐसा नहीं है। और नेशनल हेराल्ड केस में ओपन करप्शन प्रूव हुआ है,
और कोर्ट के डायरेक्शन पर इनकम टैक्स असेसमेंट किया जा रहा है, इसलिए लेकिन ईडी सर की आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा संसद में है ना, उठाना चाहिए? नहीं, अगर आपने आपको गर्मी याद का हो मुद्दा उठाया तो मैं उस पर सेंटर बोल रहा फॉर हूँ। मॉनिटरिंग, बेरोजगारी का मुद्दा जब उठाएंगी, डिस्कशन करेगी, तो मैं बेरोजगारी पर भी सर बात करूंगा। देश की बेरोजगारी दर जून में 7.8% थी, हो गई है, जो पिछले महीने 7.1 थी। वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, आप पूरे विश्व का आंकड़ा उठा लीजिए तो आपको लगेगा कि भारत के आंकड़े बड़े प्रेस्टिजियस हैं। कंपेयर करिएगा तो आपको पता है कि 2 साल इस देश का बर्बाद हुआ, पूरे विश्व का बर्बाद हुआ। हमारी इकोनॉमी माइनस डबल डिजिट में जा चुकी थी, 23%, आपको पता है। बहुत लोगों ने नौकरियां खोई, हमारे एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हुए, एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद फिर से भारत खड़ा होना शुरू हुआ है। और आप इसको जो बताते हैं, हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं कि जब हमने बात की, हमने रोजगार की बात की, नौकरियां की बात नहीं की। नौकरियों की जब लेकिन बात सर करते हैं, राजस्व थोड़ा इसको विभाग में डिफरेंशिएट करना बड़ा 80,000 जरूरी है। पद खाली हैं, रेलवे विभाग में 2,94,000 तो पद भरे खाली हैं, जाएंगे नहीं पोस्ट ऑफिस में 90,000 पद ये भरे खाली हैं। ये जाएंगे अभी तक सब। क्यों नहीं भरे गए हैं सर? सबकी शुरुआत हो चुकी है, सब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, सबकी शुरुआत हो चुकी है, एक प्रक्रिया है, जी उस प्रक्रिया के हरिकेश साथ जी, बढ़ जाएगी। जी हरिकेश जी, क्या ये कह देना काफी है कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी और जो टैक्स की प्रॉब्लम है ये सब बढ़ती जा रही है, मंदी छाई हुई है? क्या ये कह देना काफी है? सुदेश जी ने कई ऐसी बातें कही हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि सब ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इतनी बातें हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है कि हम वो सारी बातें शुरू करें। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका जिस तरह से उनको लोन दिए गए हैं लाखों करोड़ की, जिस तरह से तमाम एनपीए माफ किया गया है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इंडिया में टॉप पर नहीं था, रिचेस्ट आदमी में, आज वर्ल्ड के 4-5 लोगों में वो टॉप पर चला गया। इस पिछले 7-8 सालों में क्या क्या हुआ है, ऐसी बहुत रफेल डील का उन्होंने बात कर दिया, जिसको कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, एक्स प्रेसिडेंट ने खुद कहा था कि हमको किस तरह से एक इंडस्ट्रीज, इंडिया के एक इंडस्ट्रीज का नाम लिया, तो उसके अलावा हमको कोई विकल्प नहीं दिया गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर वो सब बातें उठाई जाएंगी तो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कुछ सब क्लियर हो गया, तो सब क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें ये अभी उठाए हैं, इसलिए मैं इन मुद्दों में जाना नहीं चाहता। लेकिन इस समय बेहद भ्रष्टाचार व्याप्त है, जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूपी से आता हूँ। अभी यूपी के 3 मिनिस्टर्स, एक तो खटी, एक जितिन प्रसाद, और एक वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पाठक, तीनों के विभागों में जो हुआ है वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है? कोई ईडी उसके लिए जाएगी जांच करने की नहीं, कोई सीबीआई जाएगी कि जांच करने की नहीं। वो विपक्ष के लोग तो हैं नहीं, इसलिए वहां पर कुछ नहीं होगा। तो ये मत कहिए कि भ्रष्टाचार नहीं है और ये नहीं। हम आपको एक बात, सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहते हैं, भाजपा के दफ्तर नहीं थे तमाम जिलों के अंदर, या बहुत कम दफ्तर थे, लोगों के घरों में थे, या कहीं कहीं छोटे दफ्तर थे। पिछले 8 सालों में सैकड़ों जिलों के अंदर 2 से लेकर 8-10 करोड़ तक के तमाम दफ्तर बनाए गए। और यहाँ पर दफ्तर बना भी जो सुदेश दिल्ली जी, के आपका अंदर, रिएक्शन चाहूंगी मैं इस बात सुनिए, पर। ये भ्रष्टाचार का सवाल इन्होंने जो खड़ा किया, जवाब दूंगा इनकी ये बातों का। ये जो भ्रष्टाचार के जान लें, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो सब दूध के धुले हुए हैं। वो तो कही दिया गडकरी जी ने, हरिकेश जी जवाब ले लीजिए सुदेश जी से। जो आपकी पार्टी में आया वो दूध का धुला हो गया। और इस समय हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित करके, तमाम तरह किस तरह के सवालों को खड़ा करके आप लोग जो बात कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये जान लीजिएगा। मैं इस समय इंडिपेंडेंट की हैसियत से बोल रहा हूँ। मेरा पास जो भी रहा हो, मैं इस समय इंडिपेंडेंट की हैसियत से बोल रहा हूँ। लेकिन आप अपने को कह नहीं सकते। अभी जो अखिलेश जी ने जो जो बातें उठाई, बेरोजगारी का ही सवाल अभी आपने खड़ा किया। बेरोजगारी की हालत क्या है? पिछले 8 सालों के अंदर करीब 20-22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी थी। उसमें से अधिक 7-7.25 लाख लोगों को दिया गया, 1% भी आपने नहीं दिया नौकरी। और उसके बाद रोजगार की बात भी आपने किया, तो रोजगार तभी तो उसी नौकरी और रोजगार का एक साथ जोड़ करके समन्वय करके देखिए कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, इतने लोगों ने जो इन्होंने रोजगार की बात की। इसके अलावा महंगाई की ग्लोबल स्थिति आपने जो बताया, महंगाई ग्लोबल है, मैं भी ये बात मानता हूँ, ये बात हमेशा कही भी जाती है। लेकिन भारत के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और सरकार खुद बढ़ा रही है, लगातार तमाम चीजों की कीमतें, जैसे गैस को ही ले लीजिए, कुकिंग गैस, 8 साल पहले उसका दाम 350-400 रुपए था, आज करीब 1100 रुपए के आसपास हो रहा है।
सरकार एक एक बार, अब जब चुनाव चल रहे थे तब नहीं बढ़ा रहे थे, उसके जी बाद एक बार सुदेश जी, उन्होंने आपका रिएक्शन चाहिए इस ₹3.5 बात पर। बढ़ाया, ₹3.5 आपके देखिए, मैं उसके जवाब बाद अभी नहीं बोलूं, तुरंत बनती है इस ₹50 बात बढ़ा पर। मैं दिया। बोलूं, देखिए ये तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। रिकेश जी मैं सीनियर आपको आदमी है और जी इनके भाषण का जवाब मैं भी भाषण में दे सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं सर, पॉइंट्स एक इन्होंने छोटा सा मिस किए। रिएक्शन आपका चाहिए, ये भी आपको आपको इससे पता छोटा है कि नहीं महंगाई है, लगातार मैं बढ़ती चाहता जा हूँ रही आपका है। प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, तो मैं बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कुछ मंत्रियों के नाम लिए उत्तर प्रदेश के, अगर आपके पास प्रूफ है, अखिलेश अखिल जी भी यहाँ पर है, मैं तो पत्रकार रह चुका हूँ, अखिलेश जी ने बताया आपको, प्रूफ अगर है तो लेकर आइए। इस तरह बोलने से कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। इस देश में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को चोर बोलता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को बताता है वो खराब है। प्रूफ करना होगा। अगर आपको मिलता है ममता दीदी के यहाँ, किसी के यहाँ 50 करोड़ रुपया मिलता है, तो ये बताना पड़ेगा कहाँ से आया, कैश में क्यों रखे थे। और अगर ईडी वाला मामला चल रहा है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ, तो वो एक लेकिन फैक्ट सर इन सब मुद्दों में तो संसद तो इसको चलता रहना चाहिए ना। बिल्कुल चलता। संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? अरे हम तो बोल रहे हैं आओ चर्चा करते हैं, चर्चा करने के लिए लेकिन आपको सर चर्चा स्पीकर का, होती कहाँ है, चर्चा को तो दबा दिया चर्चा नहीं जाता है, होती जो है तो मेन मुद्दे विपक्ष होते हैं। डिसाइड करे ना, ये फाड़ देते हैं पेपर को, क्या क्या करने लगते हैं। मैं क्या बताऊं, सांसद हैं, माननीय तो है, कुछ जब बोल आप दूंगा तो विपक्ष में थे या अवमानना आपकी हो तरफ से भी जाएगा होता था सर। अवमानना हो जाएगा कुछ बोल दूंगा तो। लेकिन आप एक बात सोचिए, क्या संसद में जिस तरह का बिहेवियर हो रहा है, ये सूट करता है हमारे सांसद को? नहीं करता है। क्या डेमोक्रेसी को वहां ले जाना चाहते हैं? चर्चा कौन नहीं करना, जिसको छुपाना है। सर हम तो ये तो खुलेआम पक्ष आओ चर्चा पक्ष करते और हैं। विपक्ष दोनों के लिए ये बात जाहिर है, दोनों के लिए ये बात होती है। अखिलेश जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों सरकारें आंकड़ों का खेल खेल रही है? नहीं तो है ही। वो संसद क्या है, संसद में तो समझिए कि पूरा का पूरा नौटंकी है। इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने पहले के जज ही कह चुके थे कि मछली बाजार की तरह है, और मछली बाजार इसको मत बनाइए, उन्होंने टिप्पणी की थी। ये जो है ना, संसद में पक्ष विपक्ष क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, संसद चलने दीजिए। आप सुदेश जी से आग्रह कर रही हैं कि संसद को क्यों नहीं चाहिए, तो सुदेश जी तो अपना पक्ष ही रखेंगे। भाई संसद को कौन चलाना चाहता है? न सत्ता पक्ष चलाना चाहता है, न विपक्ष चलाना चाहता है। मसले इतने गंभीर है देश के, कोई आदमी नहीं चाहता है। और राजनीति ऐसी है कि राजनीति केवल जाकर टिकी हुई है वोट बैंक पर। हमारे प्रधानमंत्री अभी 4-5 दिन पहले ही ये घोषणा की है, सुदेश भाई को पता होगा, कि 1.5 साल के भीतर जो है हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। शायद उन्होंने ये बातें कहीं पर अनाउंस सर की। ये चुनाव बहुत आने से अच्छी बात पहले है। हर पार्टी नहीं नहीं लुभावने वादे मैडम, करती एक है चीज वो जनता जो से। है ना, ठीक है, नहीं उनका जो भी है वो अच्छी बात है। भाई कम से कम आदमी आशा में तो जिए कि हाँ कुछ होना है या होता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में बार बार उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री बड़ा आदमी होता है, देश की सारी सत्ता व्यवस्था, और हम उन पर यकीन करते हैं, हमारा विश्वास उस पर है। और वो प्रधानमंत्री जब कुछ बोलता है तो उस पर आदमी गंभीर हो जाता, होना भी चाहिए। उन्होंने कही थी 13-14 में उस समय कि हम 2 करोड़ डेली रोजगार हर साल रोजगार देंगे। तो अभी 8 साल उनकी सरकार की होगी तो 16 करोड़ रोजगार तो मिल जाना चाहिए। अब सुदेश भाई ने उसमें एक नया चीज जोड़ा है, रोजगार बनाम नौकरी। तो बहुत अच्छी बात है। भाई ठीक है, रोजगार ही क्रिएट हो जाए। रोजगार की बात जहां तक होगी तो सुदेश भाई के पास एक लंबा आंकड़ा होगा, हम जानते हैं। वो जो आपको बता देंगे कि भाई देश में इतने रोजगार, इतनी फैक्ट्रियां हम खोले, यूपी में खोले, नोएडा में खोले, देश के अन्य भागों में खोले, सड़क बनाए, बिजली बनाए, रोजगार हमने दिया। बिल्कुल सही बात है, रोजगार तो आपने दिया। मैं दूसरी तरफ बता रहा हूँ, आप ही के देश में, हमारे भारत में मनरेगा कार्यक्रम भी एक चलता है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। उस मनरेगा की क्या प्रगति है, इस पर कोई बोलने को, कोई उसमें समझिए कि काम करने को तैयार नहीं। न वहां पैसा है, न समझिए इतनी भ्रष्टाचार उस सिस्टम में है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि रोजगार बेरोजगारी पर बहस कौन करना चाहता है और महंगाई पर कौन बात करना चाहता है। ये सब बात करते करते पत्रकार एंकर थक जाएंगे। नेता लोग हंसते रहते हैं, सारे नेताओं का गाल बहुत ऊंचा हो गया। देखिए हम लोग का गाल अब नीचे जा रहा है। जी इसका कारण क्या है कि हरिकेश जब ही इस मसले के बीच में 2-3 बात बता रहे थे उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं इसमें नहीं जाना। जब मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रपंच में आदमी को फंसना नहीं चाहिए,
क्योंकि वो एक वाक युद्ध होता है, केवल वाक युद्ध होता, कुछ नहीं, वाक युद्ध कुछ होता केवल दिखाई पड़ता है। जी सर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी ऑफिस दौड़ रहे हैं, ये होता दिखाई पड़ रहा है। जी उसका अंजाम क्या होगा, परिणाम होगा, ये किसी को पता नहीं है। जी दावा यह किया जा सकता है कि उसको जेल में बंद करो। मेरा ये कहना है, कोई आदमी करप्ट है तो जेल में बंद करना तो दूसरी बात है, उसको इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे आदमी को किसी को वो सब करने का मौका ही नहीं मिले। जी सुदेश जी, भ्रष्टाचार की वजह से ही सरकारें गिरती हैं और सरकार बनाई जाती है। क्या सुदेश जी इस बात को नहीं जानते हैं? सुदेश जी भली बात ही जानते हैं, इस पर बहुत सारे रिपोर्ट कर चुके हैं जी कि सरकार कैसे बनती है, सरकार में कैसे छेद मारा जी जाता जी है। जी लेकिन सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी का मुद्दा, और ये जो है अभी जो हाल फिलहाल में है, हमारी सरकार उस पर क्या करेगी नहीं करेगी, या क्या उनकी योजना है। जाहिर सी बात है, हमारा सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा फैलाव है, जाहिर सी बात है उनकी योजना चल रही होगी। योजना सरकार भी नहीं चाहती सुदेश है जी जी बेरोजगारी रहे, बेरोजगार दूर हो, बेरोजगारी खत्म हो, युवाओं को रोजगार मिले, ये सरकार भी चाहती है। लेकिन उसके पीछे कई कारण है। प्राइवेटाइजेशन की जहां तक बात होती है कि सरकारी नौकरियों में कटौती सबसे पहले की जाती है, जो हो रहा है, क्योंकि उसको परमानेंट वेतन कौन दे, वेतन भत्ता कौन दे, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, सांसदों और विधायकों को वेतन भत्ता जी क्यों दिया सर, जाता इस मुद्दे पे हम फिर बात करेंगे। मैं सुदेश जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सुदेश जी, स्वरोजगार ही बेरोजगारी के लिए क्या कारगर इलाज होगा, या सिर्फ ये एक जुमला ही निकलेगा, जैसे 15 लाख वाला एक जुमला था? एक छोटा सा रिएक्शन सर आपका। सुदेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको जुमला लग रहा है, मुझे जुमला नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज हैं। अखिल जी ने सही बताया, मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं जो शायद सुनकर आपको अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं रोजगार की बात करूंगा। लेकिन सर 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आए हैं, ये भी एक 15 वादा लाख किया गया था। मैं आपके अकाउंट में पहुंचा दूंगा, अगर आप ये प्रूव कर दीजिए कि मोदी जी ने बोला था कि आपको 15 लाख मिलेंगे। सर उसकी बहुत अगर सारी आप जब वीडियोस भी आपने प्रूव कर टीवी पे दीजिए, देखी होंगी आप वो सर। वीडियो निकालिए और देखिए मोदी जी ने क्या बोला था, वो राजनाथ सिंह जी ने बोला था छत्तीसगढ़ में, और क्या वो बोला काले धन के बारे में था, लेकिन सर वो काला धन जी वापस नहीं आया है देश में। वो देखिए, बहुत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं उसमें इन्वेस्ट हो रहा है पैसा। मैं आपको, आपने जो मुख्य फोकस पूछा, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। जब मुद्रा योजना हम लोग शुरू किए थे, मुद्रा योजना के तहत बहुत छोटे मोटे मंझले कारोबारी जो हैं, जैसे कारोबारी छोड़िए, वो जो सब्जी बेचता है, आपके यहाँ सब्जी देता होगा, वो भी लोन ले सकता है और अपने धंधे को शुरू कर सकता है। तो रोजगार की बात हम करते हैं, हमने 7 लाख माइक्रो स्मॉल सेक्टर यूनिट खोलने की बात की है, जो हम उस आंकड़े की तरफ पहुंच रहे हैं। आज आपको बहुत फक्र हुआ ये जान के कि हमारे पास 100 ऐसे स्टार्टअप हैं जो बिलियन का आंकड़ा छू चुके हैं, जो 1 बिलियन जो होता है करीब 8,800 करोड़। ओके सर, सर थोड़ा वक्त की कमी है आज स्टार्टअप्स के हैं, प्रोग्राम तो में। सर आपका बहुत आंकड़े बहुत शुक्रिया, सब में मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।